Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Here is Tamur Hamid and a very warm welcome to all of you in my YouTube channel Universal Physics. स्टूडेंट्स, आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इससे प्रीवियस टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने ईएमएफ के बारे में डिटेल से डिस्कशन की थी। इसी तरह से ईएमएफ के बाद हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को भी डिस्कस किया था। ठीक है, किसी भी बैटरी या सेल के अंदर या किसी भी सोर्स ऑफ ईएमएफ के अंदर हमने इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में भी क्या की थी, डिस्कशन की थी। उसके बाद हमने टर्मिनल वोल्टेज को भी डिस्कस किया था, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में पोटेंशियल डिफरेंस कहते होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। आप पावर के बारे में तो सब जानते हैं कि पावर को हम सिंपली डिफाइन करते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पावर को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर हमारे पास क्या होगा। द रेट एट विच वर्क इज़ डन in an electric circuit. The rate at which work is done in an electric circuit is called electric power. यानी कि चार्जेस के ऊपर एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो हमारे पास वर्क होता है, जितने टाइम के अंदर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस सर्किट की इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, जिसको हम आगे इंशाल्लाह भी क्या करते हैं, डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। तो बेसिकली इसको हम अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, हम लिखते हैं पावर इज़ इक्वल टू वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट पर यूनिट टाइम, यानी कि P इज़ इक्वल टू W/T। ये हमारे पास पावर की क्या आती है, एक मैथमेटिकल फॉर्म आती है। अब इलेक्ट्रिक पावर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक सर्किट बना रहा हूँ, फिर हम उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। मेरे पास ये एक बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और हमने क्या किया है, इस बैटरी को एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दिया है, और एक्सटर्नल सर्किट में मैंने जो लोड लिया है वो मैंने क्या लिया है, एक रजिस्टर लिया है। ये रजिस्टर का मेरे पास एंड ए है और ये रजिस्टर का मेरे पास क्या है जी, एंड बी। यानी कि बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को मैंने रजिस्टर के दोनों टर्मिनल से, दोनों एंड से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। जो बैटरी का मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल था उसको मैंने रजिस्टर के एंड ए से कनेक्ट कर दिया, और जो मेरे पास बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल था उसको मैंने रजिस्टर के एंड बी से कनेक्ट कर दिया। अब देखें, जो मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो मेरे पास हाई पोटेंशियल होता है, और जो मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल होता है वो मेरे पास क्या होता है, लो पोटेंशियल होता है। इट्स मीन जो मेरे पास ये एंड ए होगा ये मेरे पास हाई पोटेंशियल पे होगा, और जो एंड बी मेरे पास इस रजिस्टर का होगा किस पोटेंशियल पे होगा, लो पोटेंशियल पे होगा। अब यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही हमने इस रजिस्टर को बैटरी से कनेक्ट किया, रजिस्टर के दोनों एंड्स को, तो चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे सर्किट में, और उस फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से हमारे पास सर्किट के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव चार्ज को एज्यूम करता हूँ, नेगेटिव को भी कर सकते हैं, ठीक है, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। इसीलिए यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ। तो पॉजिटिव चार्ज जब मेरे पास इस हाई पोटेंशियल से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, जैसे ही वो इस रजिस्टर से पास करेगा, जैसे ही वो रजिस्टर से क्या करेगा, पास होके जाएगा, तो वो अपनी एनर्जी को डेसिपेट करेगा। जो उसने एनर्जी इस बैटरी से या इस सेल से या इस सोर्स ऑफ ईएमएफ से हासिल की है, ठीक है, जैसे ही वो इस सर्किट के अंदर मूव करता हुआ इस रजिस्टर से होके जाएगा, तो रजिस्टर के अंदर वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, डेसिपेट करेगा। यानी जो हमारे पास रजिस्टर है, ठीक है, इसमें एनर्जी क्या हो जाएगी, चार्ज की डेसिपेट हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, डेसिपेट हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही इसकी एनर्जी डेसिपेट होगी, ठीक है, तो वापस यही चार्ज जब मेरे पास इस नेगेटिव टर्मिनल पे आएगा, तो देखिए नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्जेस होंगे, दूसरे को अट्रैक्शन होनी चाहिए इनमें। तो जैसे ही यहाँ पे ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव टर्मिनल पे आएगा, तो ये इसके बाद जो हमारे पास ये बैटरी होगी, इस बैटरी का जो हमारे पास ईएमएफ होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगी, वो एक अहम रोल यहाँ पे प्ले करेगी, जिसकी वजह से ये चार्ज दोबारा मेरे पास इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएगा और दोबारा मेरे पास इस इधर से एनर्जी गेन करके दोबारा सर्किट में क्या करेगा, मूव करेगा। अब होता क्या है,
जो हमारे पास ईएमएफ होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, ठीक है, बेसिकली वो मेरे पास पोटेंशियल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो जैसे ही ये चार्ज मेरे पास इस नेगेटिव टर्मिनल के पास पहुंचा, पॉजिटिव चार्ज, इस ये एनर्जी अपनी सारी सर्किट में डेसिपेट करके आ गया था, ठीक है। तो दोबारा इस बैटरी ने इस चार्ज के ऊपर क्या किया, वर्क किया। बैटरी के अंदर हमारे पास क्या ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से इस चार्ज के ऊपर दोबारा हमारे पास वर्क होता है, जिसकी वजह से ये चार्ज दोबारा मेरे पास इस नेगेटिव टर्मिनल से किधर आता है, पॉजिटिव टर्मिनल पे आता है। तो ये एनर्जी को दोबारा क्या करता है, गेन करता है। यानी कि जैसे ही चार्ज हमारे पास इस बैटरी से दोबारा आएगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो इसके ऊपर जो वर्क डन होगा, उस वर्क डन की वजह से ये एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। और उस एनर्जी को गेन करके दोबारा ये सर्किट में क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे फिर दोबारा ये रेजिस्टर से जाएगा, ये अपनी एनर्जी को फिर डेसिपेट करेगा, फिर हमारे पास इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगा, और ऐसे ही कंटिन्यूसली ये हमारे पास सर्किट क्या होता जाएगा, चलता रहेगा। इट्स मीन कि जो हमारे पास चार्ज होता है वो हमारे पास एनर्जी किससे ले रहा होता है, ठीक है, वो हमारे पास एनर्जी इस बैटरी से ले रहा होता है, सेल से ले रहा होता है। कोई भी सोर्स जो हमारे पास होता है उससे वो क्या ले रहा होता है, एनर्जी ले रहा होता है। और उसी एनर्जी को ये इसी सर्किट में जब मूव करता है तो इसी सर्किट के अंदर क्या करके आ जाता है, डेसिपेट करके आ जाता है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। आप कोई भी लोड लगा सकते हैं, आप बल्ब भी लगा सकते हैं, ठीक है, आप फैन भी लगा सकते हैं, ठीक है, आप मोटर भी लगा सकते हैं, ठीक है, आप कोई भी यहाँ पर लोड लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आसानी के लिए रेजिस्टेंस को लगा दी है, ठीक है। तो जो भी चार्ज को एनर्जी मिलेगी इस बैटरी से, वो सारी की सारी एनर्जी इसी सर्किट के अंदर ये चार्ज डेसिपेट करके आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है जी, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है, एज वी नो डैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, ईएमएफ जो हमारे पास था, उसने वर्क किया किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, जिसकी वजह से चार्ज दोबारा हमारे पास इस नेगेटिव से किधर, कौन से टर्मिनल पे आया, पॉजिटिव टर्मिनल पे आया। तो उसके लिए मैंने लिख दिया है एज वी नो डैट पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ से अगर मैं वर्क डन की इक्वेशन फाइंड करूँ तो क्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू क्यू वी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब एक्सप्लेन हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक पावर को एक्सप्लेन करना है, जिसकी मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है, द रेट एट विच वर्क इज डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इस चार्ज को इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लाने के लिए इस बैटरी ने जो वर्क किया, जितने टाइम के अंदर किया, ठीक है, वो वर्क डन पर यूनिट टाइम जो हमारे पास है, वो इस सर्किट की इस इलेक्ट्रिकल पावर है हमारे पास। जैसे ही चार्ज हमारे पास लो टर्मिनल में था, लो पोटेंशियल पे था, तो दोबारा बैटरी जब उस चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ लेके आई, जितने टाइम के अंदर लेके आई, ठीक है, वो वर्क डन पर यूनिट टाइम जो है हमारे पास इस सर्किट की क्या इलेक्ट्रिक पावर है। तो फिर हम लिख देते हैं एज पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर हमारे पास क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम है। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग इक्वेशन 1 इन 2, पुटिंग इक्वेशन 1 इन 2, यानी इक्वेशन 1 को हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, पावर इज इक्वल टू W की जगह क्या आ जाएगा, क्यू वी ओवर टी। इसको अगर हम सिमेट्रिक फॉर्म में अगर लिखते हैं, ज़रा अरेंज करके लिखते हैं, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू वी इंटू क्यू बाई टी। अब देखें Q बाई टी पहले हम पढ़ के आ चुके हैं स्टार्ट में, चैप्टर के स्टार्ट में, फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस हमारे पास किसके इक्वल होता है, करंट के इक्वल होता है। तो क्या इस Q ओवर T की जगह मैं I लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। लेट्स सपोज ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब हम लिख सकते हैं एज वी नो डैट I इज इक्वल टू Q बाई टी। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन 4 को 3 में अगर पुट कर दें, यानी Q बाई टी की अगर हम I पुट कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू वी आई, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू आई वी, P इज इक्वल टू आई वी। ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है इलेक्ट्रिक पावर की सर्किट में, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक जनरल इक्वेशन है, किसके लिए, पावर के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब देखें जो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, P इज इक्वल टू आई वी, अगर इसको हम आगे मजीद एक्सप्लेन करते जाएं तो देखें P इज इक्वल टू आई वी, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ
इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। अब अगर यहाँ पे मैं ओम्स लॉ यूज़ करूँ, ठीक है, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, मुख्तलिफ रिलेशन फाइंड करते हैं। ओम्स लॉ को अगर मैं यूज़ करूँ, ये इक्वेशन लेट्स सपोज मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 है, तो एक एज वी नो डैट बाय यूजिंग ओम लॉ हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर V की वैल्यू को मैं इधर पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू आई इंटू आई आर आ जाएगा V की जगह। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। एक रिलेशन आपके पास ये बन गया, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। इसी तरह मैं ये इक्वेशन है, फिर इसको लिखता हूँ एज P इज इक्वल टू आई वी। P मेरे पास किसकी इक्वल है, आई वी के इक्वल है, ठीक है। अब पहले मैंने यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट की, V की वैल्यू पुट की, V इज इक्वल टू आई आर की। अब अगर इस I की वैल्यू में पुट कर दूँ, V इज इक्वल टू आई आर आपके पास होता है, तो I किसकी इक्वल हो जाएगा, V ओवर R की इक्वल हो जाएगा। I किसकी इक्वल हो जाएगा, V ओवर R की इक्वल हो जाएगा। तो अगर इस I की जगह मैं V ओवर R पुट कर दूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू V ओवर R इंटू V। तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू V को V से मल्टीप्लाई करेंगे, V स्क्वायर ओवर R। एक पावर का रिलेशन आपके पास ये भी बन जाता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 7 कह देता हूँ। अब ये जो हमने इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 फाइंड करके लाई, यहाँ पे एक बात हमें नज़र आई कि इक्वेशन 6 में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, रेजिस्टेंस की है। और इक्वेशन 7 में जो मेरे पास पावर है वो मेरे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी है, रेजिस्टेंस की है। और अगर मैं जनरल इक्वेशन में देखूँ तो मेरे पास रेजिस्टेंस है ही नहीं। इट्स मीन एक्चुअल में जो मेरे पास पावर होती है इलेक्ट्रिक सर्किट की वो रेजिस्टेंस पे तो डिपेंड करती ही नहीं है। लेकिन फिर ये जो दो इक्वेशंस हैं ये हमारे पास क्यों आई, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है। तो देखिए हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। जिस तरह हमने रेजिस्टेंस को डिटेल से डिस्कस करके आए, तो एक हमने डिस्कस की थी सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, एक हमने डिस्कस की थी पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, ठीक है। तो ये जो दो फार्मूलाज हैं हमारे पास, ये जो हमारे पास क्या है, दो फार्मूलाज, मैं इनको यहाँ पे लिख देता हूँ। कौन कौन सा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और दूसरा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। जब सर्किट में हमारे पास करंट सेम रहेगा, जब सर्किट में हमारे पास क्या रहेगा, करंट सेम। लेट्स सपोज व्हेन आई इज सेम, व्हेन आई इज सेम इन अ सर्किट, जब सर्किट के अंदर हमारे पास करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो उस वक्त हमारे पास जो कम्बिनेशन होती है वो कौन सी कम्बिनेशन होती है, रेजिस्टर की सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर होती है, ठीक है। तो सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के लिए, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के लिए, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के लिए ये फार्मूला हमारे पास यूज़ होता है मोस्टली, ठीक है। और जब सर्किट में हमारे पास वोल्टेज कांस्टेंट हो, जब सर्किट में हमारे पास क्या हो, वोल्टेज, यानी इन दोनों पॉइंट्स के अलावा, ये जो दो मेरे पास पॉइंट ए और बी, इसके अक्रॉस जब मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास जो कम्बिनेशन होती है वो पैरेलल कम्बिनेशन होती है, ठीक है। और पैरेलल कम्बिनेशन के लिए मोस्टली हमारे पास ये फार्मूला क्या होता है, यूज़ होता है, पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है। तो ये जो बेसिकली हमारे पास दो रिलेशन हमने फाइंड किए हैं, जब हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन आ जाए तो उसके लिए अप्रोप्रिएट फार्मूला हमारे पास है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और पैरेलल कम्बिनेशन के लिए क्या होता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। अब इसी तरह हम आगे पावर की मैथड ऐसे यूनिट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास रिलेशन क्या है पावर का, जो जनरल रिलेशन है, P इज इक्वल टू आई वी, ठीक है। अब देखें I मेरे पास क्या है, करंट, ठीक है, A में V मेरे पास क्या है, वोल्टेज, ठीक है। तो देखें जो हमारे पास पावर की ऐसा यूनिट हम फाइंड करेंगे, जब SI यूनिट, ठीक है, तो हमारे पास करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पेयर, ठीक है। इस तरह जो हमारे पास वोल्टेज पोटेंशियल की यूनिट होती है वो हमारे पास वोल्ट होती है, ठीक है। तो जो हमारे पास वोल्ट एम्पेयर है, ठीक है, जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू आई वी या वी आई आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो ऐसा यूनिट आ जाएगी वो फिर क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी जी वोल्ट इंटू एम्पेयर, वोल्ट इंटू एम्पेयर, यानी कि VA, ठीक है। ये जो वोल्ट एम्पेयर हमारे पास होता है ये बेसिकली हमारे पास इक्वल होता है वाट के, ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, वाट के। तो हमारे पास बेसिकली जो पावर है इसकी ऐसा यूनिट हमारे पास क्या आ जाती है, वाट आ जाती है, और वाट हमारे पास इक्वल किसकी होता है, वोल्ट एम्पेयर की इक्वल होता है। वाट हमारे पास किसकी इक्वल होता है, वोल्ट एम्पेयर के, ठीक है। अब देखें यहाँ से हम वाट को भी डिफाइन कर सकते हैं,
हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वाट को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हाउ वी डिफाइन वाट, डिफाइन वाट कर दें जी, डिफाइन वाट। अब देखिए वाट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वाट मेरे पास किसकी इक्वल है, वोल्ट एम्पेयर की इक्वल है, ठीक है। तो इधर से हम अगर वाट को डिफाइन करना चाहें तो पावर इज सेड टू बी 1 वाट, पावर आपके पास उस वक्त 1 वाट होगी व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट एंड इट प्रोड्यूसेस अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर, देन पावर इज सेड टू बी 1 वाट। उस वक्त पावर हमारे पास क्या होगी, 1 वाट होगी। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड across the conductor and it produces a current of 1 ampere, then power is said to be 1 watt। तो फिर आप पावर को क्या कहते हैं, 1 वाट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, पावर की ऐसा यूनिट की क्या आ गई, डेफिनेशन आ गई, ठीक है। अब इसी तरह ये तो हमारे पास पावर है, ठीक है। अब देखें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब पावर की मेरे पास मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब वर्क को हम एनर्जी पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं, वर्क को हम एनर्जी पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो हम यहाँ पे वर्क की भी हमारे पास यूनिट जाउल है, एनर्जी की भी यूनिट जाउल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जो हम चार्जेस को बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। वो एनर्जी जो होती है वो बेसिकली जब चार्जेस हमारे पास सर्किट में मूव करते हैं तो उस एनर्जी को, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उस एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भी यहाँ पे ऐसा यूनिट हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एज वी नो डैट पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये भी हम कह सकते हैं। यहाँ से अगर मैं एनर्जी को एक्सप्लेन करूँ तो एनर्जी मेरे पास, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आए तो आपके पास क्या हो जाएगा, E इज़ इक्वल टू पी इंटू टी, ई इज़ इक्वल टू पी इंटू टी। तो देखें एनर्जी है P इंटू टी, ठीक है। अब देखें हम यहाँ पे फाइंड करके आए P इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है, P इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो E इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है। अब ये जो एनर्जी होती है बेसिकली ये हमारे पास बेसिकली हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है जब रेजिस्टर से पास होती है, तो इसको हम H से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, H इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये आपके पास हीट एनर्जी का भी फार्मूला बनता है जब किसी भी सर्किट में, जब किसी भी रेजिस्टर से हमारे पास करंट क्या कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है, तो उसमें अगर आप हीट एनर्जी की इक्वेशन फाइंड करें तो आपके पास क्या आती है, H इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब देखें ये जो मेरे पास फार्मूला है एनर्जी का, ठीक है, E इज़ इक्वल टू पी इंटू टी, E इज़ इक्वल टू पी इंटू टी। अब इन पावर है, ठीक है, पावर की ऐसी यूनिट मेरे पास क्या है, वाट, ठीक है। टाइम है, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड, ठीक है। तो वाट सेकंड बेसिकली मेरे पास किसकी इक्वल होता है, जाउल की, क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या है, जाउल। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, ये हमारे पास कंज्यूम होती है लार्ज अमाउंट में। एज वी नो डैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन अ लार्ज स्केल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, लार्ज स्केल पे कंज्यूम होती है, ठीक है। तो फिर हम जो एनर्जी होती है उसको जाउल के बजाय हम किस में मेजर करते हैं, एक लार्ज यूनिट में मेजर करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो डेली बेसिस पे लार्ज अमाउंट में कंज्यूम हो रही होती है, जिसको जाउल में मेजर करना हमारे पास क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, जिसको जाउल में मेजर करना हमारे पास क्या होता है, डिफ़िकल्ट। तो इसी तरह फिर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एक और यूनिट एक्सप्लेन करते हैं जो हमारे पास क्या है, किलो वाट आवर, जो हमारे पास क्या है, किलो वाट, जो हमारे पास क्या है जी, किलो वाट। अब किलो वाट को अगर हम एक्सप्लेन करें, ठीक है, ये हमारे पास किलो वाट क्या है, एक एनर्जी की नई यूनिट है, किलो वाट आवर, सॉरी, किलो वाट आवर हमारे पास क्या है, एनर्जी की लार्जेस्ट यूनिट है, ठीक है। तो 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर हमारे पास किसकी किलो होगा, किलो का मतलब होता है 1000 वाट, किलो का मतलब क्या होता है 1000 वाट, आर का मतलब होता है 3600 सेकेंड, आर का मतलब होता है 3600 सेकेंड। तो जब 1000 को 3600 से आप मल्टीप्लाई करेंगे आप पास आ जाएगा 3600,000 वाट सेकेंड, ठीक है। इसको जब आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे आपके पास आ जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 वाट सेकेंड, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 वाट सेकेंड हमारे पास किसकी इक्वल होता है, जाउल की इक्वल होता है, ठीक है। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू
या 3.6 मेगा, 10⁻⁶ हमारे पास मेगा की इक्वल होता है, मेगा जूल भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो 1 किलोवाट आवर होता है ये हमारे पास क्या है, एक लार्जेस्ट यूनिट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, और वो हमारे पास किसकी इक्वल होती है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल की इक्वल होती है, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3.6 मेगा जूल। ये MCQs में भी अक्सर आता होता है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट यूनिट है। क्यों? क्योंकि एनर्जी की यूनिट हमारे पास जो जूल है वो हमारे पास स्मॉलर यूनिट है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास कंज्यूम होती है लार्ज स्केल में, ठीक है, जिसको हम जूल में मेजर करना हमारे लिए क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। फिर उसकी हम क्या फाइंड करते हैं, एक लार्जेस्ट यूनिट फाइंड करते हैं, लार्जेस्ट यूनिट एक्सप्लेन करते हैं, जो हमारे पास क्या है, किलोवाट आवर, और वो 1 किलोवाट आवर मेरे पास किसके लिए होता है, 3.6 मेगा जूल के, या 3.6 × 10⁻⁶ जूल के। अब ये तो था हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। यहाँ पे हमने थोड़ी सी हीट एनर्जी के बारे में रिलेशन फाइंड किया, ठीक है। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, H=I²RT, ठीक है। स्टार्ट में अगर आप देखें, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये रिलेशन दिया होगा I²RT के बारे में, हीट एनर्जी के बारे में, जो हमने यहाँ से आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, ठीक है। अब हमने मैक्सिमम पावर आउटपुट फाइंड करनी है, मैक्सिमम पावर आउटपुट फाइंड करनी है। तो उसके लिए इसी के साथ हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम पावर आउटपुट, मैक्सिमम पावर आउटपुट, मैक्सिमम पावर आउटपुट का ये मतलब है कि एक सर्किट को, एक हमारे पास जो सर्किट है उसमें जो हमारे पास लोड है, जिस तरह यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, इसकी जगह हमारे पास बल्ब भी हो सकता है, इसकी जगह हमारे पास फ़ैन भी हो सकता है। तो इस सर्किट के अंदर जो हमारे पास लोड अटैच होता है उसको हम किस तरह मैक्सिमम पावर प्रोवाइड कर सकते हैं। मैक्सिमम पावर आउटपुट का मतलब है कि सर्किट के अंदर जो भी हमारे पास लोड है उसको इस बैटरी की मदद से, या इस सेल की मदद से, या इस सोर्स की मदद से हम कितनी ज़्यादा, किस तरह ज़्यादा अमाउंट में पावर डिलीवर कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। उसके लिए हमने क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। अब देखें, हमने पावर का जनरल रिलेशन फाइंड करके लाया है, P=IV। अब ये जो हमारे पास पावर है P=IV, ये हमारे पास बेसिकली आउटपुट है, जो हम यहाँ से चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उस एनर्जी के प्रोवाइड करने से जब चार्ज हमारे पास सर्किट में मूव करता है, ठीक है, तो हमारे पास जो पावर का जनरल फार्मूला आता है वो हमारे पास क्या आता है, P=IV, P=IV। अब देखें, ये हमारे पास पावर का एक जनरल फार्मूला है। अब इसी को आगे हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, इसी को आगे हम क्या करेंगे, फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। तो देखें, हमारे पास P की जगह जो हमारे पास ये I है, इसको अगर यहाँ से हम एक्सप्लेन करें तो I मेरे पास किसकी इक्वल होता है, ठीक है, ओम्स लॉ अगर हम यूज़ करें, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, यहाँ पे हमने क्या करना है, ओम्स लॉ को क्या करना है, यूज़ करना है। जब ओम्स लॉ को यूज़ करेंगे तो ओम्स लॉ हमारे पास क्या है, V=IR, V=IR, यानी V हमारे पास किसकी इक्वल है, IR की इक्वल है। तो फिर हम जब इस V की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर आउटपुट I/IR आ जाएगा, या हम लिख सकते हैं पावर आउटपुट I²R, पावर आउटपुट I²R। तो ये मेरे पास, लेट्स सपोज इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब R मेरे पास यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ R? R इज़ बेसिकली रेजिस्टेंस है मेरे पास, ठीक है। व्हाट इज़ I? I मेरे पास क्या है, करंट है, ठीक है। तो देखें, V मेरे पास किसकी इक्वल होता है, एज V=IR। यहाँ से अगर मैं R की इक्वेशन फाइंड करूँ तो R मेरे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, V/I की इक्वल हो जाएगा। R मेरे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, V/I की इक्वल हो जाएगा। तो जब R हमारे पास V/I की इक्वल होगा तो इसी तरह यहाँ पे हम ये रिलेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2 आ गई। लेकिन अगर आप पिछले टॉपिक को रिकॉल करें, जो हमने इससे प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था, किस किस के बारे में, EMF के बारे में जो हमने टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, जो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में टॉपिक पढ़ा था, और इसी तरह जो हमने टर्मिनल वोल्टेज के बारे में टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने बताया था एज वी नो डैट जो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है उस सोर्स की, वो हमारे पास किसकी इक्वल होती है, वो हमारे पास इक्वल होती है IR + IR। IR हमारे पास क्या होता है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो हमारे पास इस बैटरी के इनसाइड होता है, ठीक है। और इसी तरह जो हमारे पास ये कैपिटल IR है, ये हमारे पास सर्किट के अलांग हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है R, और स्मॉल r को हम इंटरनल रेजिस्टेंस से शो करते थे, I हमारे पास करंट होता था। ये हम फार्मूला पिछले टॉपिक में डिस्कस करके आए हैं। जो हमारे पास EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो हमारे पास इक्वल किसकी होती है, IR + IR। ये I हमारे पास करंट है, ये सेम होता है, ठीक है। और R हमारे पास क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है,
ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ वोल्टेज हमारे पास ऑलरेडी बैटरी के अंदर ही ड्रॉप हो जाती है, और आर हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस होता है। तो उसके लिए हमारे पास ये रिलेशन आया था E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। यहाँ से आई को अगर हम कॉमन ले लें, E इज इक्वल टू आई कॉमन ले लिया, आर प्लस आर, आर प्लस आर। तो देखें यहाँ से अगर मैं करंट का फार्मूला फाइंड करना चाहूँ, ठीक है, आई की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, तो आर प्लस आर यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपका ये रिलेशन बन जाएगा आई इज इक्वल टू ये हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इनटू आर प्लस आर, या इसको आप अरेंज करके इस तरह लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इनटू आर प्लस आर। इस आर को मैंने पहले लिख दिया, उसको बाद में लिख दिया। अब ये मेरे पास लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 2 है, हमने फाइंड करना है मैक्सिमम पावर आउटपुट, यानी कि इस लोड को जो हम सर्किट में यहाँ पे अटैच करते हैं उसको हम मैक्सिमम पावर आउटपुट कैसे दे सकते हैं, किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए हम रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। इस आई की वैल्यू को आप इसमें इक्वेशन 2 में पुट कर दें, पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1। जब इक्वेशन 2 को 1 में पुट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, पावर आउटपुट इज इक्वल टू आई की जगह क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, आर प्लस आर, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर है, इंटू आर साथ एज इट इज़, इंटू आर एज इट इज़। तो देखें जी नीचे आपके पास क्या बन गया है, फार्मूला बन गया है किसका, ए प्लस बी होल स्क्वायर का। ए प्लस बी होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, पावर आउटपुट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स स्क्वायर इंटू आर एज इट इज़, डिवाइडेड बाई, नीचे फार्मूला ओपन कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हमने प्लस 2r को ऐड भी करना है और प्लस 2r को सब्ट्रैक्ट भी करना है डिनोमिनेटर में, एडिंग प्लस 2r एंड माइनस 2r इन डिनोमिनेटर, यानी प्लस 2r और माइनस 2r को हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा जी, पावर आउटपुट इज इक्वल टू आर इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r, ये एज इट इज़। अब हमने यहाँ पे ऐड भी करना है, प्लस 2r माइनस 2r, जो चीज़ ऐड करें वही सब्ट्रैक्ट करें, कुछ फ़र्क हमारे पास नहीं पड़ता। तो देखें ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r, ये दो टर्म्स, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसकी इक्वल होता है, ए माइनस, जिस तरह ए माइनस बी होल स्क्वायर के हमारे इक्वल हो जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे जी, मैं यहाँ पे क्लियर करके लिख देता हूँ, आप पास फिर क्या आ जाएगा जी, पावर आउटपुट इज इक्वल टू ई स्क्वायर ओवर आर इंटू, ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके इक्वल हो जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर के, ये प्लस 2r प्लस 2r क्या बन जाएगा, प्लस 4r प्लस 4r। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3, मेरे पास क्या आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन अप्लाई करनी है, क्योंकि हमने ये फाइंड करना है कि हम किस तरह इस सर्किट के अंदर जो लोड है इसको हम मैक्सिमम पावर दे सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि जो हमारे पास ये आर है, जो हमारे पास क्या है, आर कैपिटल आर, ठीक है, ये हमारे पास सर्किट की रेजिस्टेंस होती है, जो हमेशा हमारे पास सोर्स की रेजिस्टेंस से क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर इस मैं सर्किट के अंदर जो रेजिस्टर यूज़ कर रहा हूँ, यानी इस सर्किट के अंदर ये जो मेरे पास रेजिस्टर है, अगर इसकी रेजिस्टेंस मेरे पास सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए, अगर मेरे पास इस सर्किट की रेजिस्टेंस आर, जो हमारे पास है कैपिटल आर, अगर ये मेरे पास इक्वल हो जाए इस सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस के, इस बैटरी या सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर वो और जो हमारे पास सर्किट की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएं, तो फिर हमारे पास ऐसी कंडीशन बन सकती है कि इस सर्किट के जो हमारे पास लोड है इसमें से क्या हो, मैक्सिमम पावर की फार्मूला हमारे पास यहाँ से मिल सके। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इफ़ आर इज़ इक्वल टू आर, ये आर हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस है। अगर एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की इक्वल हो जाए इस बैटरी की, तो उस वक्त हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, देखें, पावर आउटपुट इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर इंटू, इस आर की जगह फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, स्मॉल आर, यानी आर माइनस आर इंटू स्क्वायर प्लस 4r आर। देखें जी ये आर से तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो पावर आउटपुट इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर इंटू 4r, ये आर इससे कैंसिल, पावर आउटपुट इज इक्वल टू ई स्क्वायर ओवर 4r। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है, देखें आर को हमने क्या किया हुआ है, इस कैपिटल आर को स्मॉल आर से क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है,
अब देखें, जब यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस कम होगी, यानी दोनों की रेजिस्टेंस हमारे पास इक्वल होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस और सर्किट के अंदर जो हमारे पास लोड है उसकी रेजिस्टेंस, जब ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे पास इक्वल होंगी तो जो हमारे पास ये रेजिस्टर होगा इसमें से मैक्सिमम चार्जेस फ्लो करेंगे। जब मैक्सिमम चार्जेस फ्लो करेंगे तो उनकी वजह से हमारे पास मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो जितने ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्जेस मेरे पास इस रेजिस्टर से पास होंगे, इट्स मीन यहाँ पे जो हमारे पास एनर्जी होगी वो भी ज़्यादा डेसिपेट होगी, और उस एनर्जी के डेसिपेट होने से हमारे पास यहाँ पे पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पे हमारे पास पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मैक्सिमम पावर आउटपुट हमारे पास उसी वक्त मिल सकती है जब, सिंपल एज दैट, जब हमारे पास जो सर्किट की रेजिस्टेंस होती है, जब हमारे पास सर्किट की जो रेजिस्टेंस होती है उसको अगर हम इंटरनल सोर्स की रेजिस्टेंस के इक्वल ले आएँ, यानी जितनी हमारे पास सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस हो अगर उतनी हमारे पास इस सर्किट की रेजिस्टेंस हो, ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास उस सर्किट के अंदर मैक्सिमम पावर आउटपुट हमें क्या हो सकती है, मिल सकती है। इसके अलावा ऐसा हमारे पास और कोई भी कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आती है मैक्सिमम पावर आउटपुट की E²/4 डिवाइडेड बाय 4R। अब इस R की जगह आप कैपिटल R भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, R को R के इक्वल लिया हुआ है, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। तो इस R की जगह आप ये R भी लिख सकते हैं। तो इस फार्मूला को आप इस तरह लिख सकते हैं, पावर आउटपुट इज इक्वल टू E²/4R। इस तरह भी ये भी फार्मूला ठीक है और ये भी फार्मूला ठीक है, दोनों का मतलब हमारे पास क्या है, एक ही है। तो ये थी हमारे पास एक डिटेल डिस्कशन इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में, किलोवाट आवर के बारे में, मैक्सिमम पावर आउटपुट के बारे में, जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी चीज़ की अगर समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जाएंगे आगे किरचॉफ लॉ की तरफ, करंट और वोल्टेज लॉ की तरफ, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच।